ये दोनों एक जगह मिल सकते हैं, तो इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि NO2 बाकी जो भी ग्रुप्स आएंगे प्लस के अलावा डोनेटिंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग मतलब देने वाला, देने वाला मतलब पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हुआ तो कौन सा होगा बेटा, प्लस आई। आपने बेसिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है कि सर बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं, बट वो जनरली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा रफ्तार नीट में लेक्चर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं GOC का लेक्चर नंबर 1 बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म किया था हमने। आज हमारा GOC मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था और मैंने उसमें बोला था कि मैं रिकॉल नहीं करवाऊंगा, बट फिर भी मैं रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टुडे गोल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने वाले हैं और उसके एप्लीकेशन, और जितना रेजोनेंस कवर हो पाएगा उतना रेजोनेंस कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले वही डेफिनेशन, ये वाली चीजें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या दे रखा है हमारे पास, द इफेक्ट, देखो नेम से ही पता चल रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कि किस टाइप का मॉलिक्यूल में, कोई कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होगा किसी भी कंपाउंड में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब किस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उस तरीके से हमारे पास क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आते हैं, दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास परमानेंट और दूसरा है टेम्परेरी। एक है परमानेंट और दूसरा है टेम्परेरी। परमानेंट क्या है बेटा, हमारे पास जो रहेंगे, जो इफेक्ट मतलब टाइम के साथ ऐसा नहीं कि गायब हो जाएंगे, नहीं, वो रहेंगे, उनको बोलेंगे हम परमानेंट। और जो टेम्परेरी है मतलब कुछ टाइम तक रहेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम टेम्परेरी। ठीक है, अब इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन से परमानेंट है कौन से टेम्परेरी है, बिकॉज जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे इफेक्ट्स को, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये इफेक्ट परमानेंट क्यों है और ये इफेक्ट टेम्परेरी क्यों है। ठीक है, फिर भी अगर आपको ट्रिक टाइप से कुछ याद रखना है तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक जैसा ही अगर इलेक्ट्रोमेरिक है तो उसको बोलेंगे हम टेम्परेरी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमेरिक लगभग सेम सेम सा प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये टेम्परेरी है। बाकी हमारे पास तीन इफेक्ट बचते हैं, कौन कौन से, इंडक्टिव जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आई इफेक्ट, दूसरा है हमारे पास मीजोमेरिक जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एम इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट, और लास्ट है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम बेटा एच इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इफेक्ट है जो कि हमारे पास कौन से बेटा, ये सारे हमारे पास है परमानेंट, और ये तीनों हमारे पास क्या है बेटा, टेम्परेरी। मतलब ये तीनों परमानेंट है और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा है, टेम्परेरी। क्यों है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे हम एक एक इफेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे, क्या दे रखा है हमारे पास, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होना, और उस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस शिफ्टिंग चेन बिकम्स पोलराइज। चेन क्या हो जाएगी हमारे पास, पोलराइज हो जाएगी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट। कुल मिला के हो क्या रहा है हमारे पास कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की साइड ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे। ध्यान से समझ लेना, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ये वर्ड जरूरी है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव।
अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट का ओरिजिन पूछूं या रीजन पूछूं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो रीजन है वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि मैं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाली बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दे रखा है कि जो CH बॉन्ड है इसको रेफरेंस बॉन्ड माना हुआ है, मतलब इसको नॉन पोलर मान रहे हो। रेफरेंस बॉन्ड मतलब क्या मान रहे बेटा, नॉन पोलर। वैसे नॉन पोलर होता नहीं है, बट इसकी पोलैरिटी को उन्होंने नॉन पोलर माना हुआ है। ठीक है, क्लियर है भाई, ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि किस टाइप से शिफ्टिंग होती है। मैं एक चेन ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान से समझना। ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं बेटा। मैंने एक चेन ली 1 2 3 4 5 ऐसे ही कोई, और ये आ गया हमारे पास CH। ठीक है, अब CH में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों का एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में सब कुछ पता है, बिकॉज आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो। ये कौन सा है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये दो, ये कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अभी कौन सा है हमारे पास, नॉन पोलर मान रहे हैं हम इसको। क्या मान रहे हैं बेटा, नॉन पोलर, बिकॉज ये रेफरेंस है। ये क्या है हमारे पास, नॉन पोलर। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास नॉन पोलर। क्लियर है, अब हम एक दूसरा मॉलिक्यूल भी लेते हैं, एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या है हमारे पास, C C C C C, और इधर आ गया हमारे पास CF, F आ गया। ठीक है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, कोई भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, मान लो F, ये आ गया हमारे पास F। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो अगर पोलैरिटी नहीं होती बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होते। भाई देखो, ये चीज आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ चुके हो अच्छे से, थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर हमारे पास मान लो डेल्टा EN क्या है, 0 है, डेल्टा EN क्या है, 0 है, तो हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं AA, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कैसा रहेगा, सिमेट्रिक। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाओगे आप, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाओगे वो इस टाइप से बनेगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक। ठीक है, जैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड A की साइड है लेफ्ट वाला, वैसे ही किसकी साइड रहेगा, B की साइड। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास डेल्टा EN क्या है, नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा EN क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और मैं मान के चल रहा हूं कि लेट A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। ये मैंने ऐसे ही मान लिया है कि A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कम है। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, अब फिर से A और B के बीच में क्या है, वही सिग्मा बॉन्ड है। अब B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में हो, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है तो एक इलेक्ट्रॉन A का, एक B का, तो जैसे मान लो ये A का हो गया, B का इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे बॉन्ड में, बट ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ये A का जो इलेक्ट्रॉन है ये B की साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां शिफ्ट हो गया, इधर की साइड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्यों शिफ्ट हुआ, ये इधर क्यों गया, शिफ्ट हो गए, बिकॉज B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आएगा, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा बेटा वो आएगा इस टाइप से। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब B की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। बात समझ में आई, तो आपको दिख रहा है इधर कि B की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से आपको ये पता लग रहा है कि B की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब अगर B की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर B की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो A की साइड कम हो गई, तो जिसकी साइड ज्यादा है उसके पार्शियल नेगेटिव, जिसकी साइड कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया है। सिमिलरली इसमें आएगा, तो अब क्या हो गया हमारे पास, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इधर की साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब देखो हमारे पास जो ये शिफ्टिंग आपको दिख रही है, कौन सी, ये जो शिफ्टिंग है, स्टार्टिंग में हमारे पास इधर होना चाहिए था ये बॉन्ड, ठीक है, बट इधर से हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये जो शिफ्टिंग हुई है इसको हम क्या बोलेंगे,
डेल्टा एक्स बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं बेटा, डेल्टा एक्स, ये हमारे पास शिफ्टिंग हुई है, डेल्टा एक्स या फिर डीएक्स जो भी बोलना चाहो वो बोल दो। तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से रिंग क्या हो जाएगी, जो हमारे पास ये चेन है ये क्या बन जाएगी बेटा, पोलराइज हो जाएगी। कैसे पोलराइज हुई, अब इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव। बात समझ में आ गई भाई, सिमिलरली ऐसे ही हुआ। अब इसके ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव है तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई हुआ क्या इधर, इसने अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचे ना, अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो ये भी इससे पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, बट इस टाइप से आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर तक। बात समझ में आ रही है बेटा, ये आ गया। तो अब ये जो प्लस डेल्टा है, ये जितने ज्यादा डेल्टा आएंगे, मतलब अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, ठीक है, वैसे आपको पता होगा बट फिर भी अगर नहीं पता तो ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूं तो मैं डेल्टा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा डबल डेल्टा से। बात समझ में आ रही है, मतलब ये डेल्टा ज्यादा चार्ज है डबल डेल्टा से। बात समझ में आ रही है, मतलब ये ज्यादा पोलराइज है, फिर कम चार्ज आया, फिर कम चार्ज आया, और ये चार्ज जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होती जा रही है वैसे वैसे चार्ज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है ना, ओनली क्या हुई है बेटा, शिफ्टिंग हुई है, तो उसका इफेक्ट दूर वालों पर धीरे धीरे कम पड़ेगा। तो ये जो भी चार्ज आया है, क्यों आया है भाई, ये चार्ज आया है सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से रिंग जो हमारी चेन है, जो हमारी कंपाउंड की चेन है, वो कैसी हो गई बेटा, पोलराइज हो गई। कैसी हो गई, पोलराइज। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमने इसमें दो चीजें हैं, एक ऐसा बॉन्ड हो सकता है, मतलब ये जो H की जगह जो फ्लोरीन आया है, H की जगह जो फ्लोरीन आया है, तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो ये फ्लोरीन है जो H के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, या फिर कम करे। बात समझ में आ रही है, या तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करे या फिर कम अट्रैक्ट करे। बात समझ में आ रही है, तो उसी तरीके से उसी बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में करते हैं, दो कैटेगरीज में। क्लियर है बेटा, तो इसके बाद आते हैं हमारे पास, अच्छा ये पॉइंट आ गया कि कितने कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, दो में। अब हमने देखा कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमें समझ में आ गया कि सर क्यों हो रहा है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, क्या देखते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट, रीजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दूसरा क्या है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट क्यों है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि ये फ्लोरीन जा रहा है कंपाउंड से, भाई फ्लोरीन कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेके तो नहीं जा रहा ना, वो इधर ही है। तो जब तक ये कंपाउंड में रहेगा तो कंपाउंड है, और जब तक कंपाउंड है तब तक ये इफेक्ट भी रहेगा, इसलिए ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद है आई इफेक्ट। आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड इज कंसिडर्ड अप टू 3 कार्बन एटम्स ओनली। मतलब नॉर्मली 3 कार्बन एटम्स तक ही इसका इफेक्टिव इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो क्या हो रहा है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट। बताओ भाई, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो सर हमने देखा इधर कि ये चार्ज ज्यादा था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आ गया हमारे पास, डिस्टेंस के क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम, अगर डिस्टेंस कम इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और अगर डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इन आई इफेक्ट ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, इट डजंट अफेक्ट द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही अफेक्ट होगा, और उसमें भी सिर्फ शिफ्टिंग होती है। उसमें भी सिर्फ क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होगा। कौन से, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स।
तो इन आई इफेक्ट ओनली सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, इट डजंट अफेक्ट द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास CH3 CH2 CH3 को नॉन पोलर मानते हैं। क्यों नॉन पोलर मानते हैं? बिकॉज CH बॉन्ड को क्या माना हुआ है? रेफरेंस माना हुआ है। तो नॉर्मल जो भी एल्केन होते हैं सारे हमारे पास मतलब नॉन पोलर टाइप के मानते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि उसमें या तो CC बॉन्ड आएगा या CH बॉन्ड आएगा। CC बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, और CH बॉन्ड को अगर देखें तो उसको रेफरेंस मान रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन रिमेन्स सेम इन आई इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? हमारे पास सेम रहेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आई इफेक्ट की वजह से अगर sp3 है तो sp2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, या sp2 है तो sp हो जाएगा या sp3 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगा। मतलब जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, तो बाकी वैलेंसी क्या आएगा हमारे पास? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मानूं तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है हमारे पास? sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3। चेंज नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इट इज एन एडिटिव इफेक्ट। इट इज एन एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? CH3 CH3, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करके मैं ClCl कर देता हूं, जिससे कि आपको अभी, नहीं तो मैं CH3 लिखूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। यह आया हमारे पास Cl, इधर आया Cl, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास, और इधर मान लिया मैंने क्या है? सिंपल CH3, इधर क्या है बेटा? CH3। तो इधर जो है ये सब क्या करेंगे? इधर भी -I लगेगा, -I, इसका भी -I, सॉरी मतलब -I + I तो वैसे अभी आपको समझ में आएगा नहीं, बट अभी आप मान के चल लो कि इसका क्या है? -I है, इसका भी -I है, इसका भी -I है। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। ये तीनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये नहीं वेक्टर क्वांटिटी है सर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, नहीं, तीनों ऐड हो जाएंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा? एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब जितना ज्यादा ग्रुप -I वाले या +I वाले, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले, जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा। -I +I के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी नेक्स्ट अपन बात करेंगे तब पूरा समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, तो इट इज एन एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट हमने जब इधर स्टार्ट किया है तो हमारे पास क्या हुआ है? इसने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इसमें हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है कहां हुआ है? इधर शिफ्ट हुआ है। इधर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है बेटा, ठीक है, ये शिफ्ट कहां हुआ है? इधर। तो ये फ्लोरीन ने अपनी तरफ शिफ्ट किया है, इसका एक इफेक्ट। या फिर कोई ऐसा ग्रुप ऐसा भी आ सकता था कि फ्लोरीन शिफ्ट ना करके कार्बन अपनी तरफ खींचे, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ऐसा कोई ग्रुप आता जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करके रिपेल करे। भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करके क्या करे? रिपेल करे। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के इफेक्ट आते हैं। अगर मेरी तरफ खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो वो क्या हो गए? विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो हो गए -I, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, -I जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं वो क्या हो गए बेटा? +I। तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। एक है -I, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? -I। और एक होते हैं हमारे पास +I इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? +I। तो ये हो गया हमारे पास -I, एक हो गया हमारे पास +I। सबसे पहले देखते हैं -I इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो जनरली मैं ऐसा बताता हूं कि भाई जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होते हैं वो -I इफेक्ट शो करते हैं, जो कि 95-98% तक सही भी है, ठीक है। बट एक्चुअल डेफिनेशन की साइड अगर हम जाए तो क्या है बेटा? इफ रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से बॉन्डिंग है बेटा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज हायर देन द रेट अट्रैक्शन ऑफ द सेम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय हाइड्रोजन। क्योंकि हमने रेफरेंस बॉन्ड कौन सा माना हुआ है? CH बॉन्ड को ही तो रेफरेंस मान रहे हैं हम।
भाई हमारे पास रेफरेंस बॉन्ड कौन सा है, CH, और इधर आया हमारे पास मान लो CZ। तो वो बोल रहे कि अगर CH बॉन्ड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, CH बॉन्ड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और सेम बॉन्ड में, मतलब जिसके साथ ये हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन, तो जिस ग्रुप का मेरे को इफेक्ट चेक करना है उसको भी मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, कार्बन के साथ। उसको भी मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, कार्बन के साथ। उसको भी मैंने किसके साथ किया, कार्बन के साथ कनेक्ट किया है। तो अब मैं देखूंगा कि अगर जेड की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हुई तो इसका इफेक्ट लगेगा -I, मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ विड्रॉ करने की टेंडेंसी। विड्रॉ करना मतलब पैसे निकालना ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन भाई पैसे विड्रॉ करने होते हैं मतलब पैसे निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। -I का, माइनस का मतलब होता है हमेशा लेना और प्लस का मतलब होगा हमेशा देना, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। माइनस का मतलब क्या रहेगा, कभी भी अगर हम -I बोलेंगे, -M बोलेंगे तो उसका मतलब क्या रहेगा, लेना। मैं बोल देता हूं इधर माइनस और एक है हमारे पास प्लस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस मतलब क्या है बेटा, लेना, ठीक है, और प्लस का मतलब क्या रहेगा, देना, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास, तो इफ रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज हायर देन रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय हाइड्रोजन देन ऑल सच एटम्स या ग्रुप शोज -I इफेक्ट। अब देखो क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो मेरे पास है इधर CH3 और इधर आ गया Cl, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है, वही सेम CH3 और इधर है H। तो H और Cl भाई चेंज तो इधर आया ना मेरे पास, तो अगर मेरे को इस ग्रुप का इफेक्ट देखना है, इस ग्रुप या एटम, इधर तो एटम है, इसका अगर मेरे को इफेक्ट देखना है तो मुझे पता है कि Cl की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, -I। इसका इफेक्ट क्या हो गया, -I। और ये क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये क्या है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो आप 98% 99% तक ये चीजें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से डिसाइड कर सकते हो। एक दो एग्जांपल आएंगे जिसमें अब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हुए भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन है, नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम स्टार्टिंग से करते आए, ठीक है। मैं एक ही बात बोलता आया हूं आपको हमेशा कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मतलब कोई भी हमारे पास आयन है, अगर उसका चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और अगर चार्ज कम हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो -I का मतलब क्या हो गया, कुल मिला के हमारे पास ऐसे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, वो -I शो करेंगे, और जिनकी कम होती है वो +I शो करेंगे, ठीक है। देखो भाई जैसे हमारे पास, अगर मैं -I वाली बात करता हूं तो ये हमारे पास ऑर्डर है जो कि बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। हमारे पास ये दे रखा है Nr3+ है, ठीक है, Sr2+ है, NH3+ है। आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 और NH3 ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं एक जगह मिल सकते हैं, ये दोनों एक जगह मिल सकते हैं, तो इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि NO2 बाकी जो भी ग्रुप्स आएंगे प्लस के अलावा, भाई प्लस वालों को छोड़ के बाकी जो भी हमारे पास NO2 बाकी जो भी ग्रुप्स आ रहे हैं सबसे ज्यादा NO2 का होता है। इधर अगर हम देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो मोर -I लगेगा, क्लियर है। इधर अगर हम देखें तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 की अगर हम बात करें तो इधर आपको पता होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, कहीं पर भी देख लेना आप। इधर कौन सा है बेटा, माइनस, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp, और इधर कौन सा है, ये भी sp2 आएगा इसमें, और इसमें भी क्या है बेटा sp2। तो अगर sp है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है, 3.25, पहले ही बताइए मैंने, तो ये पता होना चाहिए आपको। इधर कितनी है 2.75,
इसलिए sp हाइब्रिडाइज मतलब एल्काइन का माइनस आई ज्यादा होगा फिनाइल से भी और एल्कीन से भी। क्लियर है बेटा? सिमिलरली सर इन दोनों में कैसे पता चला? तो इसमें देखो बेटा, अगर आप फिनाइल को बनाना चाहोगे तो किस टाइप से होगी हमारे पास, ये हमारे पास फिनाइल है, मान लो इधर ये किसी ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, तो अब देखो इसमें हमारे पास कितने sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी एटम्स का sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसमें हमारे पास सिर्फ 2 एटम है जिनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से इसका माइनस आई ज्यादा होता है इससे। क्लियर है भाई? हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो बस लिखा हुआ है इधर। क्लियर है भाई? ये आ गया हमारे पास माइनस आई। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑर्डर याद करने की कोई टेंशन नहीं है, याद ना करे कोई जरूरत नहीं है, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस आई, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। इफ रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज लेस देन रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय हाइड्रोजन, तो ऐसे ग्रुप या एटम्स कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने बेटा? देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लो ये है CH2 माइनस CH3, ठीक है, एक ये दे रखा है, और एक जो हमारे पास दे रखा है मान लो CH2 CH3, और इधर दे रखा है हमारे पास C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कंसेप्ट बता रहा था वो क्यों फेल होगा, और भी बता देता हूं। एक CH3 इधर आ गया हमारे पास O माइनस। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास है। क्लियर है? अब अगर मैं इस वाले कंपाउंड में देखूं, इस वाले कंपाउंड में देखूं तो इधर हमारे पास CH2 माइनस का इफेक्ट देख रहे हैं, तो मैं इसको भी इसी टाइप से लिख देता हूं, CH3, और इधर है हमारे पास CH2 माइनस। क्या आ गया बेटा? CH2 माइनस। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं CH बॉन्ड से रिलेटेड। किससे बात कर रहा हूं? CH बॉन्ड से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। तो एक मेरे पास CH बॉन्ड है, ठीक है, और एक मान लो CC बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड है और एक क्या है मेरे पास? CC बॉन्ड है। इसमें से अगर मैं देखूं कि इस ग्रुप का इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो ये तो रेफरेंस है, ये तो रेफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर मैं देखूंगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर मैं देखूंगा, तो इधर देखो हमारे पास इस जो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसकी हम कितनी मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं। अब इसके ऊपर CH2 माइनस के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो अब आप ही बताइए कि क्या ये CH2 माइनस अपनी साइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा? भाई जिसके पास पहले से नेगेटिव है, क्या वो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अभी बता रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लाइन में पूरे टाइम बोलता रहूंगा, पूरी केमिस्ट्री में यूज आता है। पूरी केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सभी जगह सेम ही लाइन है। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन लगेगा, या फिर अगर ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन पुल करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ ले रहा है, मतलब नेगेटिव का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा। चार्ज का जब कभी भी मैग्नीट्यूड बढ़ता है, मतलब कौन सा इफेक्ट? सॉरी, चार्ज अगर कभी भी बढ़ रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। और भैया स्टेबल तो सब हर किसी को होना है, अनस्टेबल कोई नहीं होना चाहता, इसलिए इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की है। सिमिलरली अब देखो आप इस ग्रुप का जब इफेक्ट देखोगे, इस पूरे ग्रुप का, तो आपको लगेगा कि सर इधर तो इलेक्ट्रॉन COO माइनस का अगर इफेक्ट देखे तो सर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, बट आप इस पूरे आयन को देखें ना भाई, कौन सा चार्ज है? फिर से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका भी कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। प्लस मतलब देने वाला, इधर भी क्या है बेटा? प्लस आई।
सिमिलरली O माइनस का भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर मैं आपसे बात करूं कि CH3OH का कौन सा इफेक्ट होगा, CH3OH का कौन सा इफेक्ट होगा, और मैं आपसे पूछूं कि अगर CH3C डबल बॉन्ड OH का कौन सा इफेक्ट होगा, तो अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल है और इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अब ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी कौन सा इफेक्ट लगेगा सर, अब तो हम सिंपल इसका कौन सा लगा देंगे, माइनस आई, और इधर भी क्या लगा देंगे, माइनस आई। तो आपको लगेगा कि सर इसका मतलब तो ये निकला हमारे पास रिजल्ट कुल मिला के कि हम अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कब, जब सर उनके ऊपर चार्ज ना हो, जब चार्ज ना हो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो सर कॉमन सेंस है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो और नेगेटिव तो नहीं लेगा, वो तो देना चाहेगा जिससे कि उसका मैग्नीट्यूड कम हो, क्योंकि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा चार्ज कम होगा, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर दे रखा है, फिर से कोई जरूरत नहीं है हमें क्या याद करने की बेटा, ऑर्डर। बट देखो कॉमन सेंस, इधर नेगेटिव चार्ज है इसलिए प्लस आई, इधर नेगेटिव चार्ज है इसलिए प्लस आई, इधर नेगेटिव चार्ज है इसलिए प्लस आई, इधर नेगेटिव चार्ज है इसलिए प्लस आई। बात समझ में आई? और सबके पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी न्यूट्रल से ज्यादा होगी। मैं याद नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। भाई इनके पास, सबके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये सब क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी न्यूट्रल से तो ज्यादा होगी, न्यूट्रल से ज्यादा होगी। ये न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल सर, ये बात हमें क्लियर हो गई है, कोई समस्या नहीं। सर ये बताओ कि ये तो हमें ठीक है, आप बोल रहे हो कि ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर मान लो कि ये आगे हमें CH2 माइनस और NH2 माइनस में से देखना हुआ, CH2 माइनस और NH2 माइनस में से अगर हमें देखना हुआ, NH माइनस है बेटा ये, ठीक है, NH2 के ऊपर माइनस नहीं आएगा इधर, CH2 माइनस और NH माइनस में से अगर हमें चेक करना हुआ कि कौन सा, मतलब प्लस आई लगेगा, ये तो हम बता देंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आई तो लगेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो नहीं है, तो इसलिए प्लस आई होगा, वो चीज तो ठीक है। बट किसका ज्यादा होगा ये कैसे बताएंगे? तो सर उसके लिए तो दूसरा लॉजिक तो आपने सिंपल बताया, दूसरा लॉजिक तो हमारे पास आई इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पता है हमें। तो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो हमें पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की कम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की कम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन से। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो लेने वाली बात है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, और इधर हम बात कर रहे हैं देने वालों की, इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, इसलिए CH2 माइनस ज्यादा है, फिर NH माइनस, देन O माइनस। बात समझ में आ गई? इधर COO माइनस में हमारे पास अगर आप देखोगे तो देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अभी देखो फाइनल पेपर जब होगा तब आप रेजोनेंस पढ़ चुके होंगे, अभी नेक्स्ट वाली क्लास तक ही पढ़ चुके होंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड -1 नहीं है, -12 है, इन दोनों पर डिवाइडेड है, तो इसलिए इधर चार्ज -1 ना होके इधर -12 है बेटा, ठीक है, इसलिए इसका माइनस प्लस आई कम है। क्लियर है? और इसके बाद जब कभी भी आपको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल जाए, तो उसका हमेशा कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। कौन सा लगेगा बेटा, प्लस आई। तो ये सब sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इधर से 3 प्लस आई लग रहे हैं, मैंने बताया था एडिटिव प्रॉपर्टी है, इधर 2 प्लस आई लग रहा है तो इधर और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास एक ही लगा रहा है तो ये होगा, इधर एक CH3 है, अब इधर टी, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। इसके लिए भी अभी नोट पॉइंट लिखाएंगे हम, ठीक है।
आइसोटॉप्स में जितना हैवी एटम होगा उतना, मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका प्लस आई ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास हो गया आई इफेक्ट का। ठीक है, अब नोट पॉइंट है दो हमारे पास। नोट पॉइंट क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर प्लस आई। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा प्लस आई लगेगा, जो कि हमने अभी पढ़ा था। इसका और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि CT3, CD3 और CH3 में से प्लस आई किसका ज्यादा होगा, तो देखो भाई बाकी तो सब कुछ सेम है, बस TDH का फर्क है। इसका मतलब इसका प्लस आई ज्यादा होगा इससे। किसका ऑर्डर है बेटा? प्लस आई का। किसका ऑर्डर है? प्लस आई का। दूसरा हमारे पास ब्रांच का प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, जो भी देखना चाहो, ब्रांच का ज्यादा होता है अनब्रांच से। रीजन क्या है? देखो मैं 4 कार्बन का ही ले रहा हूं। मैंने लिया इधर C, इधर लिया CH3। अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैं लिखा रहा हूं आपको। कॉन्सेप्ट वही है जो हम पढ़ चुके हैं। कैसे? अभी आपको पता लग जाएगा। CH3 और इधर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास CH2, CH2, CH2 और ये CH3। ये हमारे पास दे रखा है बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा। अब देखो इधर कोई भी ग्रुप रहेगा जिसके ऊपर हम इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब इधर कनेक्टेड रहेगा, इसमें इधर। अब इसका जस्ट सेकंड एटम है ये कार्बन के साथ, ये भी सेकंड एटम है, ये भी सेकंड एटम है, सबका प्लस आई लग रहा है सेकंड का। इधर देखो ये सेकंड है, अब ये कौन सा हो गया? थर्ड। और डिस्टेंस के आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इनका डिस्टेंस ज्यादा हो गई, इसलिए इनका आई इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए ब्रांच का आई इफेक्ट ज्यादा होगा अनब्रांच से। बात समझ में नहीं आई? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस वाला फंडा है। मैं रीजन लिख भी देता हूं कि आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि अलग पॉइंट है, वही सेम है। क्लियर है बेटा? वही सेम पॉइंट है। क्लियर है? चलिए अब मैं 1 2 क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जिसमें आपको आई इफेक्ट का सिर्फ ऑर्डर लिखना होगा। आई इफेक्ट का क्या लिखना होगा? सिर्फ ऑर्डर। मैंने आपको बोला है कि याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि किसका माइनस आई ज्यादा होगा, किसका प्लस आई ज्यादा होगा, जिसमें भी हम पूछेंगे। ठीक है, तो माइनस आई का ऑर्डर लिखेंगे बेटा पहले आप। माइनस आई ऑर्डर बताना है आपको, तो इधर मैं लिख देता हूं FCl Br और ये I, इसका बताना है बेटा। दूसरा हमारे पास है OH NH2 फ्लोरीन OH और ये आ गया हमारे पास NH2। इनका बताना है। ठीक है, इधर किसका बताओगे बेटा? प्लस आई का। इधर किसका बताओगे? प्लस आई। तो प्लस आई का ऑर्डर एक लिखेंगे हम CH2 माइनस NH माइनस और इधर आ गया हमारे पास O माइनस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि ये प्लस आई शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा हम लिखे CH2 और क्या लिखे बताओ? ठीक है चलो, यही नॉर्मली यही पूछा जाता है प्लस आई में, तो इसमें हम बना सकते हैं एक और CH2F CH2Cl और CH2Br। बताओ भाई क्या होगा जल्दी से ऑर्डर? तो अब सिंपल सा हम एक एक करते हुए चलते। देखो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मोर माइनस आई, क्योंकि न्यूट्रल है तो डायरेक्टली बता सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सेम कॉन्सेप्ट है सर, ये भी न्यूट्रल है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन नाइट्रोजन। इसमें अगर देखें तो सर CH2 सेम है, तो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन बताएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये यूज में आएंगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी आई इफेक्ट के। इधर अगर देखोगे
तो सर ये नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हुए भी प्लस आई शो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज पहले से कैरी कर रहे हैं, इसलिए इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। और प्लस आई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की, देन ऑक्सीजन। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हो, ठीक है। और NO2 वाला हो गया हमारे पास, CHO, जो भी है आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन पर, किस पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस आएंगे वो हमारे पास आएंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को समझाने में, क्लियर है। देन आएगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ठीक है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी को समझाने में, सिंपल सिंपल से लॉजिक लगेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस वाले। और इधर आएगा हमारे पास एक और भी लिख सकते हो आप, डाइपोल मोमेंट, क्लियर है, ये हमारे पास आ गए बेटा, ठीक है। देखो आज आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आपको चीजें बाकी सब्जेक्ट में भी दिखती है ना, ऐसे आपको सारी चीजें दिखनी लग जाएंगी कि हाँ सर ये कार्बोकेटायन है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये कार्ब एनायन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये आपको दिखने लग जाएंगे, अभी ये आपको दिखने लग जाएंगे बेटा, क्लियर है। आप मतलब सामने देखो, जब तक सब्जेक्ट में चीजें आपको विजुलाइज नहीं होने लगे, मतलब अगर मैं बोलूं आपको CH3 प्लस है और CH2 CH3 प्लस है, CH3 CH2 प्लस है और CH3 प्लस है, इन दोनों में से मैं अगर बोल रहा हूं आपको CH3 CH2 प्लस है, तो आपको सामने दिखनी चाहिए कि हाँ यार इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अगर ये चीजें आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिखने लग जाएंगे, वो सब्जेक्ट आपको समझ में आने लग जाएगा और आपका पसंदीदा भी हो जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर चीजें याद करने वाली बन जाती है पूरी, और फिर समझ में नहीं आती है। अगर चीजें दिखने लग जाए तो याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर चीजें नहीं दिख रही है फिर याद करनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं रट्टा, ठीक है। तो वो तो हम नहीं लगवाने वाले, क्योंकि मैं भी नहीं लगाता, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन क्या होता है वो बात करेंगे हम। तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, कार्बोकेटायन क्या होता है हमारे पास, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्ब मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्ब मतलब क्या हो गया बेटा, कार्बन, और कैटायन मतलब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटायन होता है हमारे पास ये C प्लस, ये हमारे पास कार्बोकेटायन, ठीक है। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो आप, तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए। तो 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, बट अगर कोई बंधु ज्यादा ही परेशान है तो देखो, कार्बन के आउटर सेल में, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कितने होते हैं, 4। तो मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है, इसलिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, हमारे पास इधर 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, लॉन पेयर वगैरह। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, हो जाएगा हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा इसका sp2, कौन सा हो जाएगा, sp2। तो आप ध्यान देंगे, हम हमारे लिए पॉइंट ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी लिख सकते हो आप। ऑक्टेट क्या है इसका,
इनकम्प्लीट। क्लियर है भाई? अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसके पास क्या आना चाहिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अगर किसी को ऐसे चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे पास ये है कार्बोकैटायन, इधर देखो भाई क्या है हमारे पास, ये है कार्बोकैटायन, कहां है, ये रहा, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब इधर हमारे पास कोई ग्रुप मान लो इसके साथ लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, कोई भी एक ग्रुप लग रहा है, ठीक है। और सिमिलरली इधर भी हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर भी इसके साथ कोई ग्रुप कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये हमारे पास अब एक तो ऐसा ग्रुप है जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन और ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। कौन सा इफेक्ट है, EWG। और EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, लेने का मतलब हमेशा क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब होता है कमी करना, तो ये हमेशा क्या करेंगे, कमी करेंगे। और जब इससे ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज। तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज। और जब कभी भी एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब क्या हो रहा है बेटा, अनस्टेबल। क्या हो रहा है, अनस्टेबल। मतलब ये EWG ग्रुप जो है इसको अनस्टेबल कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, अनस्टेबल। तो ये EWG ग्रुप जो है, जो कि कौन सा है हमारे पास, अभी -I ग्रुप है। कौन सा है बेटा, -I, मतलब कार्बोकैटायन को -I वाले क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अनस्टेबल करेंगे। अब अगर हम बात करें इधर, तो इधर मान लो कोई ऐसा ग्रुप आ रहा है जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की साइड शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की साइड शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, मतलब कौन सा चार्ज शिफ्ट कर रहा है, नेगेटिव। इसके पास कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है मतलब एनर्जी क्या होगी, कम, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो सिंपल सा पॉइंट है। तो क्या बोलेंगे बेटा, इधर क्या पॉइंट आएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज। पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, डिक्रीजेज। इसका मतलब एनर्जी डिक्रीजेज, और अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। क्या होगा बेटा, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास स्टेबल बनाएंगे और ये हमारे पास अनस्टेबल बनाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये कौन से ग्रुप है बेटा, EWG। कौन से ग्रुप है, सॉरी EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, मतलब +I। कौन से हो गए बेटा, +I। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा +I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा -I के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, -I के। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आ गया हमारे पास फंडा, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखा देता हूं, ये तो हमारे पास विद लॉजिक आ गया, कॉन्सेप्ट ये बोलता है। अब आपको एक बिल्कुल लोकल फंडा, मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में, सेम को सेम स्टेबल करता है, सेम को सेम स्टेबल करता है। मतलब कार्बोकैटायन मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, प्लस को माइनस अनस्टेबल करेगा। माइनस किसको स्टेबल करेगा, माइनस वाले को करेगा। तो जब कार्ब एनायन आएगा उसको -I स्टेबल करेगा,
और प्लस आई क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो सेम को सेम, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, माइनस को माइनस स्टेबल करेगा। तो मैं लिख भी देता हूं, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, और माइनस को माइनस स्टेबल करेगा। सिंपल सा पॉइंट है, ये सब जगह चलेगा। जब हम प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम कहीं भी पढ़ो, सभी जगह चलने वाली है बेटा ये बात। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। ठीक है, चलो भाई, ये हमारे पास दे रखा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें क्या लिखना है बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखने वाले हैं। तो देखो अब करते जाएंगे हम। ये हमारे पास दे रखा है, अब देखो CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, इधर भी इसका प्लस आई, CH3sp3 हाइब्रिडाइज है, प्लस आई, इसका भी प्लस आई। तो कितने प्लस आई लग रहे हैं, 3। क्लियर है बेटा। अब इस वाले में अगर हम देखें तो इधर से प्लस आई और इधर से प्लस आई, 2 प्लस आई लग रहे हैं। इधर अगर हम देखें तो 1 प्लस आई लग रहा है, और इधर कुछ भी नहीं लग रहा, H का तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये आ गया 0। तो जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा। सॉल्यूशन में अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो मोर प्लस आई, मोर प्लस आई, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये होगा इससे। ठीक है, अब इसमें हम एक पॉइंट और देखें, क्या इस कार्बन का डिग्री कितना है, 3 डिग्री, इस कार्बन का डिग्री कितना है, 2 डिग्री, इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री, और ये 0 डिग्री, या फिर मिथाइल कैटायन बोल सकते हैं। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या आएगा हमारे पास, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में क्या आ जाएगा, मिथाइल कैटायन CH3 प्लस। क्लियर है बेटा, ये आप याद रख सकते हो, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 प्लस। जरूरी नहीं मतलब याद रखो, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो मैंने लिख दिया है। अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब आपको ही करना है बेटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बताओ फिर क्या होगा भाई, सिंपल है हमारे पास, देखो ये प्लस है, इसमें भी प्लस आई लगेगा, इधर क्या है CH2, और इधर भी क्या है हमारे पास CH2, इधर CH2 CH2 CH2, सब में यही है भाई। ठीक है, तो अब देखो इधर हमारे पास कितने CH2 है, 2 CH2, पहले वाले में कितने CH2 है, 2 CH2 प्लस आई लगा रहे, इसमें हमारे पास इधर से प्लस आई आ रहा है, इधर प्लस आई आ रहा है, बट इस CH2 में कुछ ना कुछ प्लस आई लगेगा, तो ज्यादा लग गया, इसमें और ज्यादा लगेगा। क्लियर है, इसमें और ज्यादा लगेगा क्योंकि और ज्यादा CH2 ग्रुप है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप रहेगा, क्योंकि ब्रांचिंग वगैरह तो किसी में हो ही नहीं रखी, इसलिए ये प्लस आई बढ़ता जाएगा। अब किसी का डाउट ये भी हो सकता है कि सर आपने बोला था कि थर्ड मतलब फोर्थ कार्बन के बाद तो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो वो बात सही है। वैसे तो आप 1 2 3 1 2 3 तीसरे कार्बन तक ही जा रहे हो, अभी तो वैसे कोई समस्या है नहीं, बट अगर कहीं पर आता भी है, तो अगर एक में बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे में वो ग्रुप लगा हुआ है, तो थोड़ा तो इफेक्ट होगा, चाहे 0.1% ही हो, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री सेम है इधर भाई, ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है, इसलिए हमने ये देखा। क्लियर भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पॉइंट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अभी हम करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और था शायद, ठीक है चलो वो एनाइन में आएगा, करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब सर ये 1 डिग्री,
ये 1 डिग्री, ये मतलब आपके एग्जाम में आ चुका है बार बार, ठीक है, नीट में, मेंस में, सब में आ चुका है, ठीक है, और बार बार पूछा जाता है। ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है हमारे पास 1 डिग्री, और ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है हमारे पास 2 डिग्री। तो सर अगर ऐसा है तो बिल्कुल सिंपल है, अभी तो आपने बताया क्या होगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, तो मतलब फोर्थ, इसको मैंने बोल दिया 4, या एबीसीडी कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एबीसीडी, डी सी बी ए। तो क्या होना चाहिए हमारे पास सर, सबसे ज्यादा आ गया डी, ठीक है, डी आ गया। इसके बाद सर इसमें इसका प्लस आई लग रहा है, तो इसके बाद आ गया ए। देन सर ये CH2 है, तो इसका sp2 हाइब्रिडाइज हुआ, ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ, और ये sp हाइब्रिडाइज हुआ। तो ये sp2, ये sp, इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, कौन सा लगेगा, माइनस आई। तो माइनस आई इसका ज्यादा लग रहा है, इसका माइनस आई कम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है 2.75, और इसकी कितनी है 3.25। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई। तो डी ए, देन आ गया हमारे पास बी, और देन आ गया सी। ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, बट ये इनकरेक्ट है। अगर आपका ये आया है तो आप ये लिखो कि ये होना चाहिए था बट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला भी आपको अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि जिससे बाद में मिस्टेक ना करो। अब करेक्ट क्या है हमारे पास, करेक्ट वन कौन सा है, करेक्ट वन आएगा हमारे पास, सबसे ज्यादा आ जाएगा बेटा ए, ठीक है, देन आएगा हमारे पास डी, देन बी, और देन सी। ये आ गया ए, मतलब आगे हो गया है 2 डिग्री वाले से। रीजन क्या है हमारे पास, रीजन ये है कि देखो, एक तो इसका लग रहा है इधर प्लस आई, क्या लग रहा है बेटा, प्लस आई, और इधर किसी भी ग्रुप का प्लस आई नहीं लग रहा है, इधर किसी का भी क्या नहीं लगेगा, प्लस आई नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, जितने भी इसमें कार्बन है सारे कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्लियर है भाई, तो प्लस आई नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये पॉइंट बेटा आप मतलब अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और मैं ये आपको इस क्लास में होमवर्क भी दे रहा हूं। मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा जिसका आप रीजन दोगे, ठीक है, कमेंट में लिखना बेटा रीजन। मैं देखता हूं कि किस बच्चे को पता है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरिंग पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसका रीजन आप बताओगे नेक्स्ट क्लास में, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं देखता हूं कि आपके कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट में आप कितने कमेंट लिखते हो, किन किन को सही रीजन पता है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरी नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम भी लिखना है इधर, ठीक है, समझ जाओगे आप। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कैरिंग, या लेस स्टेबल लिख देता हूं मैं, अनस्टेबल की जगह क्या वर्ड लिखता हूं बेटा, लेस स्टेबल। एक सेकेंड, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबल या मोर स्टेबल। और इधर क्या आएगा हमारे पास, लेस स्टेबल। अब ऐसा क्यों है ये आपको समझना है बेटा, ये आपको समझना है। अब देखो, अब मैं इस कार्बन का, इसमें सभी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें क्या है, सभी सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर आप इसको sp2 हाइब्रिडाइज मानते हो, अगर आप इसको, वैसे sp3 हाइब्रिडाइज है, सॉरी इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है भाई, इसका हमारे पास आ गया sp2। और इस कार्बन का अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन ने 2 ही सिग्मा बना रखे, कौन सा है, sp। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कौन हुआ, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कौन हुआ बेटा, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है
और एक ही डिग्री का फर्क है, पहली बात। दूसरा, इधर तो ये सपोर्ट करने वाला है, क्यों? क्योंकि इसका लग रहा है प्लस आई, इधर कौन सा लग रहा है? प्लस आई, और इधर बाकी सबका कौन सा लगेगा? माइनस आई। इसका प्लस आई क्यों लग रहा है? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का हमेशा प्लस आई लगता है, sp2 sp हाइब्रिडाइज का माइनस आई लगता है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से करेक्ट ऑर्डर ये आएगा। तो आप ये लिख भी लोगे कि इधर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से 2 डिग्री वाला ज्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू 1 डिग्री वाले से। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट ये बताओ, ABCD जल्दी से, शाबाश। A, इधर आ गया हमारे पास B, इधर आ गया हमारे पास C। जल्दी से बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो। आप वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे, मैं कर देता हूं। ये हमारा करेक्ट है। क्यों है बेटा? देखो इधर कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज, तो इधर तो प्लस लगेगा, बट इसका कौन सा लगेगा? माइनस आई। इधर कौन सा है हमारे पास? sp2। इन कार्बन का कौन सा एटम हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, तो इसका भी माइनस आई लगेगा। बट अगर माइनस आई की मैं बात करूं, माइनस आई का ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वो sp का ज्यादा होगा, किससे? sp2 से। अभी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो सिंपल सा लॉजिक है। और लास्ट में इधर तो प्लस आई लग रहा है, इसका कौन सा लगेगा? प्लस आई, क्योंकि जो डिफरेंट है, मैंने CH2 प्लस CH2, CH2 प्लस CH2, CH2 प्लस CH2 को क्यों नहीं देखा? बिकॉज वो तो सब में सेम है, वो तो सब में सेम है, तो उनका तो सब में सेम इफेक्ट रहेगा। जो अलग है उनकी बात करेंगे ना भाई, जो भी अलग है उनकी बात करेंगे, क्योंकि जो भी डिफरेंट ऑर्डर होगा, जो भी ऑर्डर होगा वो अलग वाले लोग ही डिसाइड करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया sp sp2, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास A B ग्रेटर देन C आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। तो कार्बन आयन क्या होता है हमारे पास? देखो सिंपल सा फंडा, कार्बन आयन को पहचानते हैं भाई। कार्बन आयन क्या होता है? नेम से ही पता चल रहा है, कार्ब मतलब कार्बन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। कार्ब मतलब कार्बन और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये आ गया कार्बन और ये क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कैसे? ऐसे, ये है C, ये C, ये C और इधर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड है। और नेगेटिव मतलब एक तो खुद का था, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी बताया था मैंने, कार्बन की वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितने बेटा? 4। तो 4 तो होते हैं। तो देखो 1 2 3, 3 ने बॉन्ड बनाए, एक और बचा, और इसने एक और एक्स्ट्रा लिया है, तभी तो नेगेटिव आया है। अगर एक्स्ट्रा नहीं लेता तो ये न्यूट्रल रहता, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिखता हमें। ठीक है, तो अभी क्या है? नेगेटिव आया है, इस वजह से ये क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलेंगे हम 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और सिंस इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच क्या है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब अगर नेगेटिव चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करें क्या? ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है? लोन पेयर। तो टोटल 4 हो गए। 4 के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा? sp3। कौन सा हो गया? sp3। तो अब देखो सिंपल सा फंडा, अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो चार्ज वाली स्पीसीज सारी क्या होती है? अनस्टेबल। चार्ज वाली स्पीसीज क्या होती है? अनस्टेबल। मैंने बताया, मतलब न्यूट्रल से तो लेस स्टेबल ही होंगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर अब मैं बात करूं कि हमारे पास इधर है नेगेटिव, इधर क्या है? कार्बन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये आया हमारे पास नेगेटिव। तो अब हमारे पास इसके पास कोई ना कोई ग्रुप लगेगा। इधर भी क्या है हमारे पास? कार्बन के पास है नेगेटिव, इधर भी कार्बन के पास कौन सा है? नेगेटिव।
ये दोनों के पास नेगेटिव। अब इनके साथ कोई ना कोई ग्रुप ऐसा लगेगा जिसका या तो प्लस आई होगा या क्या होगा माइनस आई, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा या क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा लगता है जो इसके नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करता है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम मतलब एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, सिंपल सा लॉजिक है बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब मैं मान के चल रहा हूं कि इधर जो ग्रुप लगा है वो कौन सा लगा है EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, क्या लगेगा बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगेगा तो क्या होगा हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हुआ डिक्रीज। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हुआ डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी डिक्रीज। और अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है हमारे पास इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास इंक्रीज। ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो ये आ गया हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। कौन कर रहा है स्टेबिलिटी इंक्रीज, बिकॉज ऑफ माइनस आई। किसकी वजह से हो रहा है बेटा माइनस आई की वजह से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इधर, कौन सा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG मतलब कौन सा है बेटा माइनस आई। EWG मतलब कौन सा हो गया माइनस आई। सिमिलरली अब इधर हमारे पास कौन सा इफेक्ट लगेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग मतलब देने वाला, देने वाला मतलब पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हुआ तो कौन सा होगा बेटा प्लस आई। कौन सा हुआ प्लस आई। तो इधर आ गया हमारे पास प्लस आई। अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी कम हुई। स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी। तो जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सेम को सेम स्टेबल करता है, तो ये माइनस वाला स्टेबल कर रहा है और अभी अगर प्लस वाला आया वो क्या कर रहा है अनस्टेबल कर रहा है। तो इधर क्या लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है हमारे पास इंक्रीज। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, जब कभी भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो रही है हमारे पास डिक्रीज। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको डब्बे में बंद कर दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा। तो अगर माइनस के ऊपर प्लस वाला ग्रुप लग रहा है, अपोजिट अगर ग्रुप लगते हैं तो स्टेबिलिटी कम होगी। अपोजिट अगर ग्रुप लगते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी। तो इधर हम लिख देंगे फाइनली की स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम को सेम। कार्ब एनायन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल कर रहा है तो माइनस को माइनस करेगा, और अनस्टेबल वाली बात आएगी तो क्या होगा बेटा हमारे पास इधर प्लस आई क्या करेगा इसको अनस्टेबल करेगा। प्लस आई क्या करेगा इसको अनस्टेबल करेगा। क्लियर है बेटा। फिर से वही सेम, सेम को सेम स्टेबल करता है, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, माइनस को माइनस स्टेबल करेगा। ये पॉइंट मैंने इधर लिखा है या नहीं लिखा, लिख दिया है इधर प्लस को, अच्छा ये इधर भी लिख दिया है इधर भी लिख दिया है। प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, माइनस को माइनस स्टेबल करेगा। कार्ब कैटायन है प्लस चार्ज है तो प्लस आई स्टेबल करेगा, कार्ब एनायन है माइनस चार्ज है तो कार्ब एनायन
को माइनस आई वाला स्टेबल करेगा और प्लस आई वाला अनस्टेबल करेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट हो जाइए। एबीसीडी में लिख देता हूं, वीडियो पॉज करेंगे, आंसर करेंगे। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंडा समझ में आ गया है। एबीसीडी, ठीक है, करो बेटा जल्दी से। तो अगर हम देखेंगे तो CH3 का कौन सा लगता है बेटा, प्लस आई। इधर भी क्या है बेटा हमारे पास, इस CH3 का भी प्लस आई है, ये भाई साहब भी प्लस आई है। इधर तो बहुत सारे प्लस आई है, इधर प्लस आई, 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 इधर प्लस आई। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, मतलब ये आएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अगर मैं इनका डिग्री देखूं तो ये कितने डिग्री है सर, ये तो 0 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया 1 डिग्री, ये कितना हो गया 2 डिग्री, और ये कितना हो गया 3 डिग्री। तो अगर इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उल्टा हो जाएगा। कैटायन से क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, मिथाइल CH3 माइनस सबसे ज्यादा, देन आएगा हमारे पास 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, और देन 3 डिग्री। याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बेटा, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये करो, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आ रखा है, जल्दी करेंगे बेटा, शाबाश। जल्दी वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके करेंगे बेटा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। ये हमारे पास A, ये B, ये C। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, ऐसा नहीं सर क्वेश्चन ही नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। कार्ब एनायन पढ़ा है तो मतलब कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, कार्ब केटायन पढ़ रहे, कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, एसिडिटी पढ़ेंगे एसिडिटी के होंगे, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, सब वही होंगे। क्लियर है बेटा, चलिए भाई ठीक है। अब क्या है हमारे पास, कार्ब एनायन दे रखा है, तो इधर बात करते हैं। तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ भाई, टाइम बहुत हो गया है। तो इसका डिग्री अगर देखे तो ये कार्बन आयन कितने डिग्री, 2 डिग्री, ये कितने डिग्री 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब डिग्री में तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार, जितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है उतना ही डिग्री होता है। क्लियर है। अब हाइब्रिडाइजेशन भी सभी का सेम है, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसके बाद करते हैं बी, सी और डी में किसका डिफरेंस है, बी, सी और डी में सर बी तो 3 डिग्री है, सी और डी में यह है कि इधर ये भाई साहब बैठा है, और इस भाई साहब का कौन सा इफेक्ट लगेगा, CH3 है तो मतलब प्लस आई, ये भी क्या है प्लस आई, कुछ नहीं है मतलब इधर CH3 है तो प्लस आई, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है भाई। आप अगर बोलोगे सर 1 2 3 1 2 3 4, सर फोर्थ वाला कार्बन है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, फोर्थ वाला कार्बन है, बट कुछ नहीं से तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं से कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो ए सबसे ज्यादा, देन आएगा हमारे पास बी, देन आएगा हमारे पास बी, और देन आएगा सी, देन आएगा डी। सर ठीक है, बी इन दोनों से ज्यादा हुआ, सी और डी में कैसे पता चला बेटा, जितना ज्यादा पास में आई इफेक्ट लगता है उतना ज्यादा क्या होता है, मतलब डिस्टेंस कम आई इफेक्ट ज्यादा। तो प्लस वाला ज्यादा कर रहा है ना, वो तो अनस्टेबल कर रहा है। अगर यहीं पर ये ऐसा ग्रुप होता जिसका माइनस आई लग रहा होता तो डिस्टेंस कम माइनस आई ज्यादा, और माइनस को माइनस क्या करता है स्टेबल, तो उस वाले केस में वो ज्यादा स्टेबल हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से, शाबाश, फास्ट फास्ट, जल्दी से शाबाश, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करेंगे जल्दी। NO2 डिग्री सबका सेम है, NO2 का माइनस आई, NO2 का माइनस आई, NO2 माइनस आई, Cl माइनस आई। ABCD लिख दे, A B C और ये D।
NO2 और Cl को पहले देख लेते हैं। तो NO2 Cl में से आपको पता है कि इधर तो देखो कितने लोग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो NO2 का -I Cl से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बताया था ना मैंने कि NO2 का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर ना रखे तो जितने भी ग्रुप होते हैं सबसे ज्यादा -I होता है। ये -I का ऑर्डर है, ठीक है। अब हमें तो स्टेबिलिटी का देखना है। तो देखो भाई, बताओ क्या आएगा सर? सिंपल है, A देन B देन C और देन D। बोलो भाई, क्लियर है? ये अगर किसी ने लगाया है तो गलत है। क्या आएगा करेक्ट? A इज इक्वल टू B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। अब A और B तो सेम है यार, अरे A और B तो सेम है यार, नहीं समझा? देखो इधर ये कार्बन है जिसके ऊपर NO2 है, और ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर NO2, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पर NO2। तो ये तो सेम है, ये दोनों कंपाउंड क्या है बेटा? सेम कंपाउंड है, अलग है ही नहीं, सेम ही है। नंबरिंग भी अगर करोगे आप तो मतलब NO2 वाले से एक इससे स्टार्ट करेंगे हम, उसमें भी वही आएगा, तो सेम है। इधर क्या हुआ? ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज फिर एक में एक कार्बन आके फिर दूर हुआ है। बात समझ में आ रही है? और इसमें Cl है तो NO2 और Cl इधर डिस्टेंस सेम है, बट -I इसका ज्यादा है, इसका -I कम है, इसलिए C वाला आगे आ गया, D वाला पीछे चला गया। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटा, शाबाश, जल्दी बताएंगे क्या आएगा, बताओ। चलो आप तो A और B कर ही लोगे। ये मैंने A लिखा, इसको मैंने B लिखा, और वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास। सर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर, इसमें भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और फर्स्ट वाले में भी इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज तो सेम एटम के ऊपर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इधर -I इसका भी लग रहा है, इसका भी -I लग रहा है, दोनों का क्या लग रहा है? -I। इसमें NO2 का -I लग रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन में देखना बेटा, ध्यान से समझेंगे प्रॉब्लम क्या है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। सर प्रॉब्लम यह है कि हमें यह पता है कि अगर -I की मैं बात करूं तो -I का जो ऑर्डर है वो हमें पता है कि NO2 का -I ज्यादा होता है Cl से। NO2 का -I बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा होता है, किससे? Cl से। इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि NO2 एक है और Cl दो है, NO2 एक है और Cl दो है, तो अब किसका ज्यादा होगा? ये बात है ना। तो अब कैसे कंपेयर करें? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम हमेशा, ऑलवेज, हमेशा लिख दो, ऑलवेज लिख लो, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू नंबर। नंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब क्वांटिटी कितनी है, नंबर मतलब क्या हो गया बेटा? क्वांटिटी। कब? कंडीशन है भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। बट डिस्टेंस या पोजीशन मस्ट बी सेम। पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखो अब हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के, ये फर्स्ट कार्बन है जिसके पास 2 Cl लगे हुए हैं, ये फर्स्ट कार्बन है जिसके पास एक -I लगा हुआ है। NO2 का -I ज्यादा है किससे? Cl वाले से। बट आपने कहावत पढ़ी होगी, संगठन में ही शक्ति है। तो यूनिवर्सल लॉ के भाई अगेंस्ट थोड़ी ना जा सकते, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। संगठन में ही शक्ति है तो बिल्कुल संगठन में शक्ति है बिल्कुल, ठीक है। तो 2 Cl मतलब 2 वीक -I एक स्ट्रॉन्ग -I को डोमिनेट कर जाएंगे। बट उसकी कंडीशन ये है कि पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पोजीशन मतलब डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि ये कहां पर लगे होते, एक कार्बन और छोड़ के लगे होते, तब ये ऑर्डर नहीं होता, तब चेंज हो सकता था। बात समझ में नहीं आ रही बेटा? क्लियर है? चलिए इसी का एप्लीकेशन है, ये जल्दी से करो। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, तो देखो ये माइनस, इसके बाद एक कार्बन फ्री, एक कार्बन फ्री, फिर क्या है, 2 वीक माइनस आई, 2 स्ट्रॉन्ग, अच्छा सॉरी ये है बेटा, देखा पर्दाफाश हो गया ना, ये एच था, हमें एफ दिख रहा था, तो इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस एफ, स्ट्रॉन्ग माइनस एफ नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, बट इधर 2 वीक माइनस आई है, और उनकी डिस्टेंस क्या है बेटा, इधर सेम है जैसी इसमें, जिस कार्बन पे इधर ये उस पे ये, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा उधर था, तो ये कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन दोनों में इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये क्वेश्चन, कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन। अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें कैटायन वाले में किया था, अभी हम एनायन वाले में कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा क्या होगा, जल्दी फास्ट, शाबाश। मेरे को लग रहा है रेजोनेंस तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, ओनली आई इफेक्ट ही होएगा आज। करो भाई जल्दी से, कोई नहीं समझ में आना चाहिए। हाँ भाई क्या होगा बताओ। सॉल्यूशन सर बिल्कुल सिंपल है, देखो ये सर 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है सर, ये भी 1 डिग्री है सर, और ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री है, तो क्या ऑर्डर आना चाहिए सर, बिल्कुल सिंपल है, क्या आएगा हमारे पास बताओ भाई, बताओ सर। 1 डिग्री वाला सबसे आगे आएगा, 1 डिग्री वाला सबसे आगे आएगा, और 1 डिग्री वाले 3 है, तो तीनों में कैसे डिसाइड किया सर, इसका तो प्लस आई लग रहा है, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, ठीक है, तो ये पीछे हो गया, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, और माइनस के लिए तो माइनस वाला ही चाहिए हमें, तो अगर हम इसको A, इसको B, इसको C और इसको D कहेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो होगा C फॉर चेन्नई, देन B फॉर बॉम्बे, देन सर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो ये आना चाहिए A इज ग्रेटर देन D, ये होना चाहिए, बट ये रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या आएगा C, B, और ये आ गया हमारे पास D और फिर A। रीजन वही है जो हमने अभी कार्बोकैटायन वाले में पढ़ा था, ठीक है, रीजन वही है जो हमने अभी कार्बोकैटायन वाले में पढ़ा था। क्यों है ये, बिकॉज इधर ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्या है बेटा ये, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है कंपेरेटिव, पहले क्या था, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए पीछे गया था, अभी क्या हुआ है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आगे आ गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री का फर्क है, बाकी तो सेम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, देखो मैं बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन करा देता, ठीक है, जो आपसे बस बन रहे हैं, आपका दिमाग खुश कि हाँ सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मस्त, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, मेरी समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वाह यार सर ने क्या मस्त पढ़ाया, वैसा थोड़ी है, हम वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल इजी से लेके टफ तक, जो हमारे एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम से ऊपर वाले भी थोड़े, जिससे कि अगर पेपर टफ आए तो हम उसको टफ कंपटीशन दे, ना कि पेपर हमें टफ कंपटीशन दे, ठीक है, हम पेपर को लपेट देंगे फिर भी, ठीक है भाई, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। चलिए भाई क्लियर है बात समझ में नहीं आई, ये आगे क्यों हुआ, रीजन लिख लोगे इधर, बिकॉज इधर क्या लिखोगे, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर हाँ इधर प्लस आई लग रहा है, तो माइनस पे प्लस आई अनस्टेबल होता है, और इधर बाकी सब ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज है सभी कार्बन, तो उनका माइनस आई लगेगा, हाँ उसका भी इफेक्ट है, दोनों चीजें हैं, दोनों का कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर हमारा यही आएगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात अगर करें तो अभी क्या हुआ था, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन को लेके गया इसलिए पॉजिटिव आया, कार्ब एनायन कार्बन ने किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। फ्री रेडिकल ना किसी का लेके गया
और ना किसी को दिया, तो ये बेचारा न्यूट्रल है, इसका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास और ये फ्री रेडिकल बचा हुआ है। ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 4 और ये आ गया हमारे पास 6। तो ये क्या है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या फिर मैं बोल दूं कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो हमें ऑक्टेट क्या है बेटा? इनकम्प्लीट है। तो अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो हमें क्या चाहिए कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगा कि इधर कौन कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। उसके बेसिस पे इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है तो sp2 रहेगा, sp2 रहेगा, और अगर हेलोजन रह गए जैसे फ्लोरीन जैसे कनेक्ट आ गए तो फिर sp3 हो जाता है। वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता भी, क्योंकि वो काम नहीं आएगा इधर। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो फिर हम क्या चाहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो सिंपल सा पॉइंट ये है, इसको ट्रीट करें, ट्रीट इसका स्टेबिलिटी का पॉइंट में डायरेक्ट बता, मतलब ठीक है, ट्रीट एज कार्बोकेटायन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, मतलब फ्री रेडिकल के क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे जैसे कार्बोकेटायन को करते थे। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, कार्बोकेटायन का भी क्या था हमारे पास? ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। कार्ब एनायन का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो इधर भी हमारे पास क्या था? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और उधर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो दोनों को ही सपोर्ट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बेटा? सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं इधर भी कि क्या लिखेंगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम? क्या ट्रीट करोगे? जैसे कैटायन को किया था, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या आ जाएगा? प्लस आई और इधर क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, क्योंकि कैटायन के जैसे ट्रीट करना है, तो ये कैटायन का ही भाई है, ये कैटायन का ही भाई है, जैसा कैटायन रहेगा वैसे ही रहेगा। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका, देखो जल्दी से करो। ऑर्डर लिखना है बेटा स्टेबिलिटी का। ये क्या है हमारे पास? ए, इसको क्या बोलेंगे? बी, बी के बाद क्या आता है? सी। ठीक है, इसका डिग्री 1 डिग्री हो गया है फ्री रेडिकल, ये कितने डिग्री? 2 डिग्री, ये कितने डिग्री? 3 डिग्री। तो जैसे कार्बोकेटायन में आया था 1 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 3 डिग्री। ठीक है भाई, इसमें 3 प्लस आई लग रहे हैं इधर, इसमें एक लग रहा है। क्लियर है बेटा? बात समझ में नहीं आई? देखो सेम वही, ब्रांचिंग वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ब्रांचिंग वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, रीजन वही है, सेम डिस्टेंस वाला पंगा। ठीक है भाई, जो अपन ने पहले बताया था, नोट पॉइंट में लिखा रखा है। तो ये हमारे पास था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो पॉइंट चेंज नहीं होंगे जब कभी भी हमारे पास कैटायन बनेगा। ध्यान से सुनना, कैटायन बोल रहा हूं मैं, जब कभी भी कैटायन बनेगा तो स्टेबिलिटी सेम ही तरीके से ट्रीट होगी जैसा हम अभी बता रहे हैं कि प्लस को प्लस स्टेबल करेगा। तो जब कभी भी मैं कैटायन बोल रहा हूं तो उसको प्लस स्टेबल करेगा, और जब कभी भी मैं बोल रहा हूं कि एनायन फॉर्म हो रहा है उसकी हमें स्टेबिलिटी देखनी है, इसका मतलब एनायन को एनायन स्टेबल करेगा। क्लियर है भाई? तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं हम, एसिडिटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? एसिडिटी। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं बताओ भाई? एसिड क्या होते हैं बताओ? सिंपल है,
विच गिव H प्लस आयन, ठीक है, जो क्या देंगे हमें H प्लस आयन देंगे। N क्यों आ गया, विच गिव H प्लस आयन, ठीक है भाई। जो हमें क्या देंगे H प्लस आयन देंगे उसको हम क्या बोलते हैं एसिड, जो H प्लस आयन देंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा एसिड। तो ये आ गया हमारे पास, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड क्या है वीक है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं कोई भी एक एसिड ले लेता हूं, मैं कोई भी एक एसिड ले लेता हूं, क्या है मेरे पास R, कोई भी एक एसिड लेते हैं हम R H, मान लो मैंने यही ले लिया, ये मेरे पास मैंने बोल दिया कि क्या है मेरे पास एसिड है, ये क्या है एसिड है। मेरे को नहीं पता ये एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या मेरे को नहीं पता क्या है ये, मैंने सिंपल सा बोला है कि ये RH करके कोई कंपाउंड है, जिसको RH नहीं लिखता हूं, वैसे मैं HA लिखता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या लिखा मैंने HA है, जिसको मैंने क्या लिख दिया एसिड, क्योंकि RH में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि RH हम यूज करेंगे किसके लिए बेटा, एल्केन के लिए या हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और दूसरा आ गया हमारे पास HA। अब ये क्या है एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है H प्लस देना, ये क्या है एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है H प्लस देना, तो H प्लस दे देते हैं भाई। तो ये इसने दिया H प्लस और प्लस A माइनस, प्लस A माइनस, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग कब होगा या अच्छा एसिड कब होगा, मान लेते हैं मेरे पास इसके 100 HA है, कितने H है 100 H है, तो मेरे पास एक एसिड तो ऐसा है जो 100 में से मान लो 50 डिसोसिएट हो रहे हैं, 50 H प्लस मिल रहे हैं। एक एसिड ऐसा है कि 100 HA है जिसमें से साइड H प्लस दे रहा है। एक एसिड ऐसा है मेरे पास 100 में से मान लो कि 80 HA दे रहा है। एक एसिड ऐसा है जिसमें से 100 में से 90 H प्लस आ रहे हैं, बाकी के जो 10 HA है वो HA की फॉर्म में ही रह रहे हैं। क्लियर है, मतलब कितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब इससे प्रोडक्ट कितना बनाएगा, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतना ही हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ये बात हमें समझ में आती है। तो इनके जो डिसोसिएशन है इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम Ka, A फॉर एसिड, ठीक है। तो Ka इज इक्वल टू, आप अभी इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, वैसे थोड़ा तो आपको पता होगा, Ka होगा हमारे पास H प्लस A माइनस, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास HA, अपॉन HA, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो Ka जितना ज्यादा होगा, क्योंकि ये किसको बता रहा है बेटा एसिडिटी को, Ka जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा एसिड होगा। अच्छा मैं कभी भी बोल रहा हूं इसका मतलब क्या बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि सर जितने ज्यादा हमें H प्लस मिलने वाले हैं, मोर H प्लस मोर एसिडिटी, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है सर समझ में आता है। तो अब आपको ये बताना है कॉमन सेंस से, बिल्कुल लॉजिक से सोचना है हमें कि ये H प्लस ज्यादा क्यों देगा या कम क्यों देगा। तो बोले सर ठीक है मेरे पास दो एसिड है, ठीक है, एक HA हो गया, ठीक है, मेरे पास दो एसिड है, एक HA है मेरे पास और एक मान लो मेरे पास HB है, एक क्या है HB है, ये आ गया हमारे पास HB, ठीक है, वही सेम डिसोसिएट हुआ और इसने भी क्या दे दिया H प्लस और B माइनस। बोले सर ये भी हमारे पास 100 है, ये भी कितने 100, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, इसके 100 थे, 100 में से 50 आ रहे हैं और इसके पास जो 100 थे उसमें से मान लो मेरे पास कितने आ रहे हैं 80 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 80 H प्लस मिल रहे हैं। क्लियर है, तो अब इसने 80 क्यों दिए और ये 50 ही क्यों डिसोसिएट कर रहा है। भाई मेरे पास 100 HA थे, 100 में से 50 H प्लस और A माइनस की फॉर्म में, बाकी के जो 50 बचे वो HA की फॉर्म में ही है। इधर ऐसा हुआ मेरे पास 100 थे, 100 में से 80 इधर आ गए और 20 HB की फॉर्म में बचे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। मतलब मैं इधर लिख सकता हूं कि HB इज स्ट्रॉन्गर देन HA, HB इज स्ट्रॉन्गर देन HA, ये भी क्या है हमारे पास एसिड, और उसका रीजन क्या है बिकॉज
it gives more H plus, because it give more H plus। तो अगर more H plus दे रहा है, तो अगर H plus ज्यादा दे रहा है मतलब B माइनस भी ज्यादा दे रहा है, तो ऊपर वाली चीज इसके लिए मैंने लिख दिया Ka1, ये क्या आ गया हमारे पास Ka1, और इसके लिए मैं बोल देता हूं Ka2। इसके लिए क्या बोल दिया बेटा मैंने Ka2। तो अगर मैं Ka2 का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो Ka2 का एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास H प्लस इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है, और B माइनस, जितने ज्यादा H प्लस होंगे जितने ज्यादा B माइनस होंगे, और अपॉन में क्या आएगा बेटा हमारे पास, अपॉन में आ गया HB, अपॉन में क्या आ गया HB, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई? तो इधर ये दो एक्सप्रेशन बन गए। अब इसमें से मैं बोल रहा हूं कि HB ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों? क्योंकि सर उसने ज्यादा H प्लस दिए। क्लियर है? ये तो हमने देख लिया, बट इसका रीजन क्या है कि इसने H प्लस ज्यादा दिए? इसका रीजन क्या है कि इसने H प्लस ज्यादा दिए? उसका सिंपल सा रीजन है कि दोनों में H प्लस वाली चीज तो सेम है सर, दोनों में H प्लस वाली चीज तो सेम है, A माइनस और B माइनस का डिफरेंस है, तो ये फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड जब आएगी जब उसको फायदा हो रहा हो। अब ये दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड आ रही है, बट ये ज्यादा फॉरवर्ड आ रही है, इसका मतलब इधर कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा जो यहां नहीं है, या फिर ऐसा कुछ फैक्टर होगा जो इधर ज्यादा है इधर कम है, और वो कौन सा है हमारे पास A माइनस। वो कौन सा है बेटा A माइनस, बिकॉज A माइनस और B माइनस, बिकॉज ये ज्यादा इसलिए आ रहा है, मतलब अगर मैं इधर लिखूं एक्सप्रेशन कि Ka1 की वैल्यू कम होगी किससे, Ka2 से, मतलब ये जो मैंने लिखा है H विद स्ट्रॉन्गर एसिड देन HA, HB is stronger acid than HA because it gives more H plus। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट बनता है बेटा कि Ka1 की वैल्यू ज्यादा होगी Ka2 की वैल्यू ज्यादा होगी, अरे यार क्या कर रहे हो, सही नहीं लिख रहे यार तुम लोग, Ka2 की वैल्यू ज्यादा होगी Ka1 से। जो अच्छा एसिड है उसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। रीजन क्या है, बिकॉज इधर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर होगा और वो है B माइनस, मतलब B माइनस जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तभी तो फॉरवर्ड आएगा भाई। कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड, यार कोई भी अगर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मैं मान लो कि अगर कुछ काम कर रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो, तो अगर ये H प्लस दे रहा है तो वो तभी देगा जब B माइनस इसको सपोर्ट करेगा, बिकॉज अगर मतलब क्या हुआ इसका कि B माइनस क्या बने, स्टेबल इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास B माइनस जो इसका एनायन है, क्या है बेटा एनायन, वो एनायन स्टेबल है या नहीं है। ये क्या बोलेंगे बेटा इसका एनायन, कॉन्जुगेट एनायन बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं बेटा कॉन्जुगेट एनायन, या फिर कॉन्जुगेट बेस भी बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं बेटा कॉन्जुगेट बेस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एनायन या कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड होगा, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड तभी तो आएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब मैं इधर एक पॉइंट और लिख सकता हूं, क्या पॉइंट है बेटा हमारे पास, पॉइंट ये है सर कि मोर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन, कॉन्जुगेट एनायन को ऐसे लिख रहा हूं मैं कॉन्जुगेट एनायन, या फिर क्या बोल रहे हैं उसको कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब मोर एसिडिटी। मतलब क्या हुआ बेटा इसका मोर एसिडिटी, मतलब कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन और कॉन्जुगेट बेस। तो क्या बोल सकते हैं हम कि
एसिडिटी, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन या फिर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और एनायन की स्टेबिलिटी तो हम पढ़ चुके हैं, एनायन की स्टेबिलिटी तो हम पढ़ चुके हैं, सेम को सेम स्टेबल करेगा, मतलब माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सिंपल सा फंडा है कि अगर एसिड में ऐसे ग्रुप कनेक्टेड है जिनका माइनस आई इफेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, मतलब अच्छा एसिड रहेगा। और अगर ऐसे ग्रुप कनेक्टेड है जो प्लस आई शो कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास? वीक एसिड हो जाएगा। तो क्या करोगे आप? देखो अब याद कैसे करोगे। एसिडिटी समझ में आ गया, इधर से एसिडिटी क्या होगा? कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है, कंजुगेट एनायन से डिसाइड होगा। कंजुगेट एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है, और जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी उतना ही Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। इधर से पता चल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो Ka की वैल्यू इस वाले की ज्यादा है। ठीक है, Ka क्या है हमारे पास? इधर मैं लिख देता हूं, Ka है हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर किसी को नहीं पता तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास सिंपल सा पॉइंट। अब देखो आप कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेना, A फॉर एसिडिटी और A फॉर एनायन, A फॉर एसिडिटी, A फॉर एनायन। और एनायन को बताने की जरूरत नहीं है अब आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन उसको स्टेबल कर रहा है, कौन अनस्टेबल कर रहा है। तो अगर एसिडिटी का क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही पॉइंट करना है, तो एसिडिटी के लिए एक ही पॉइंट करना है आपको। क्या करोगे? जब कभी भी एसिडिटी का क्वेश्चन आता है तो स्टेप 1 रहेगा हमारे पास, एक ही स्टेप है हमारे पास, रिमूव H प्लस एंड चेक स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये सभी जगह है, ये सभी जगह, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, सभी जगह अगर एसिडिटी है तो एसिडिटी का एक ही फंडा है, H निकालो और क्या करो बेटा, जो हमारे पास कंजुगेट बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें। H प्लस रिमूव करने के बाद में हम क्या करेंगे? H प्लस रिमूव करने के बाद में हम क्या करेंगे बेटा? उसके जो कंजुगेट बेस बनेगा उसके लिए क्या करेंगे बेटा? उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास? ये टिप रहेगी, एक ही टिप्स है और कुछ भी नहीं है, सिंपल पॉइंट है बेटा। ठीक है, प्रोसीजर हमारे पास ये रहेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखा देता हूं मैं आपको, क्या पॉइंट है कि देखो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे आपको पता है, अभी बताया मैंने, बट आपको फिर भी लिखा देता हूं मैं। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? Ka के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pk के। मतलब P अगर लग जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। भाई कोई Pk उल्टा हो जाएगा ना, Pk तो सभी लोग उल्टे हो जाते हैं, इसलिए पीना नहीं चाहिए। ठीक है, Ka A फॉर एसिड है, बट अगर Pk आ गया मतलब उल्टा हो गया, मतलब ये एसिड को नहीं फिर बेसिसिटी को बताएगा। तो अगर अच्छा एसिड हुआ तो बेसिसिटी कम होगी। तो अगर एसिडिटी की बात कर रहा है तो Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, Pk की वैल्यू कम होनी चाहिए। और एसिडिटी की अगर बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी पीएच क्या होती है? कम, तो पीएच क्या होगी? कम, और पीओएच क्या होगी? ज्यादा। पीओएच क्या होगी? ज्यादा। ये सारे पॉइंट हुए जो आपको पता है। क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन खेलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, करो जल्दी से। ABCD एसिडिटी का ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? एसिडिटी का ऑर्डर। ये A, ये B, ये C, ये D। ये क्या है हमारे पास? मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखो ए लिखते हैं हम, CH3OH
बी है हमारे पास CH3 CH2OH, सी लिखा हमने आइसोप्रोपाइल है, तो आइसो ग्रुप कौन सा होता है CH3 CH ये हो गया आइसो। प्रोपाइल है तो 3 ही कार्बन हो गए, और क्या लगा दिया हमने OH। और टर्सरी ब्यूटाइल है तो CH3 CH3 और ब्यूटाइल है तो 4 हो गए, टर्सरी ये हो गया, तो इधर क्या लगा दिया OH। ये ABCD है। क्या करना है, सिंपल, H को हटा के एनायन की स्टेबिलिटी, H हटाया माइनस, H हटाया माइनस, H हटाया माइनस, H हटाया माइनस। अब इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, तो सेम इधर CH3 का प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई, इधर 2 ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, C2H5 का प्लस आई, इधर इसका भी प्लस आई, देखो कितना ज्यादा प्लस आई है, इसमें और भी भर भर के प्लस आई है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है बेटा, तो मोर प्लस आई। क्या करोगे सबसे पहले, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के, तो मोर प्लस आई, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास, ये एसिडिटी का ऑर्डर आ गया। अब अगर आप ऑर्डर भी चेक करोगे, ये क्या है हमारे पास, ये तो मिथाइल एल्कोहल है, ये क्या है बेटा, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ये क्या है, इथाइल, जिसको क्या बोल, मतलब इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल नहीं लिखना था मेरे को वैसे, सॉरी। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी, 1 डिग्री एल्कोहल है ना, पहले बता रखा है डिग्री। ये हमारे पास प्राइमरी, जिसको 1 डिग्री बोलते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, टर्सरी। तो इसका मतलब CH3OH ज्यादा एसिडिक रहेगा, देन 1 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 3 डिग्री एल्कोहल। याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, चलो जल्दी से, जल्दी से, आवाज फास्ट, ये क्वेश्चन करेंगे भाई, जल्दी करो शाबाश। 147 करो भाई जल्दी से। तो देखो वही सेम ABCD लिख लेते हैं पहले, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, करना सेम फंडा है, एनायन बनाओ और स्टेबिलिटी चेक करेंगे। H हटा माइनस, H हटा माइनस, H हटा माइनस, H हटा माइनस। अच्छा, कोई बंधु ऐसा तो नहीं है कि सर इसी H को क्यों हटा रहे, ये भी हो सकता है, इसी H को क्यों हटा रहे। तो जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो लिख ले बेटा, कॉपी के टॉप पर लिख ले कि उस H को हटाना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वही हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो यही वाला H हटेगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो हमारे पास जो चीज कॉमन है उसको नहीं देखेंगे, जो चीज कॉमन है उसको नहीं देखना है। तो कॉमन क्या है बेटा हमारे पास, कॉमन क्या है बताओ, कॉमन वाली चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, CH2 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 CH2, ये कॉमन है। अब इसके अलावा हमारे पास कौन सा ग्रुप है, देखो इस Cl का माइनस आई, CD3 का प्लस आई, NO2 माइनस आई, और pH का भी कौन सा लगता था, माइनस आई। बस तो हो गया क्वेश्चन। सबसे ज्यादा तो माइनस आई किसका है, C वाले का, NO2 का, तो NO2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब C सबसे अच्छा एसिड। अब प्लस आई वाला तो सबसे लास्ट हो ही गया, मतलब B तो सबसे लास्ट है। अब हमें देखना है A और D में से, ये pH है, कार्बन है इधर, इधर क्या है, क्लोरीन, तो किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन वाले का। तो इस वाले केस में क्या आ गया हमारे पास, A आगे आ गया और D पीछे चला गया, ये एसिडिटी का आ गया, CADB। नेक्स्ट ये करो भाई जल्दी से, शाबाश फास्ट, ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी, शाबाश जल्दी जल्दी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो H हटाया,
H हटाया माइनस, H हटाया माइनस, H हटाया माइनस। PYQs खुद से करोगे आप, PYQs में मोस्ट प्रोबेबली नहीं करवाऊंगा मैक्सिमम, ठीक है, आपको ही करने हैं और फिर आपको देखना है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे या नहीं बन रहे, ठीक है। PYQs मैं करा दूंगा तो तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। इधर अगर देखेंगे तो इस वाले ग्रुप देखो, इधर H है, इधर फ्लोरीन माइनस आई, इधर भी फ्लोरीन है माइनस आई, और इसमें ओनली क्या लग रहा है, प्लस आई। पूरे ग्रुप में क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो प्लस आई तो अनस्टेबल करेगा एसिडिटी को, प्लस आई तो क्या करेगा, अनस्टेबल, मतलब लेस एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। प्लस आई क्या करेगा, एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, मतलब एसिडिटी को कम करेगा। क्लियर है। तो अब देखो सबसे ज्यादा हो गया हमारे पास वीक एसिड, वीक एसिड तो हो गया ए सबसे वीक है, ये ए, ये बी और ये सी। क्लियर है। अब हमें बी और सी में डिसाइड करना है। तो इधर देखो ये फ्लोरीन जस्ट पास में है, ये फ्लोरीन दूर है, तो जितना ज्यादा आई कब लगेगा, आई ज्यादा कब होगा, जब डिस्टेंस कम होगी, जितनी कम डिस्टेंस उतना ही आई इफेक्ट ज्यादा। तो आयोडीन मतलब फ्लोरीन का आई ज्यादा होगा इस वाले में कंपेरेटिव इसके, बिकॉज आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, और वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आ जाएगा हमारे पास ACB। बोलो भाई, जैसा JCB वैसा ही ACB, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है ना, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट ये करो हमारे पास, अब आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें से इस H को निकालेंगे, इस H को निकालेंगे, इस H को निकालेंगे। तो अब देख लो इधर इस H का जीरो इफेक्ट, इधर प्लस आई, इधर मोर प्लस आई, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास ये। क्लियर है भाई। इधर क्या लग रहा है, जीरो, तो प्लस आई तो क्या करेगा, अनस्टेबल। सिंपल है, ए फॉर एसिडिटी, ए फॉर एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो एनायन को सेम स्टेबल करता है, तो माइनस को माइनस करेगा, बट इधर तो प्लस वाले हैं, और अगर प्लस वाले हैं तो अनस्टेबल होगा। बात समझते हो कि नहीं, बोलो भाई क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास दे रखा है, तो इसमें भी हमारे पास H निकाला हमने, ये और ये H निकाल दिया। अब उसके बाद अगर देखें हम, तो देखो भाई इसमें CH3 का प्लस आई है, इसमें एक Cl का माइनस आई, एक माइनस आई लिख देता हूं, इसमें हमारे पास इस कार्बन पर दो है, तो दो माइनस आई, इधर तो भर भर के माइनस आई है, देखो तीन तीन माइनस आई दे रखे बेटा, और सेम डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब एसिडिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, नीचे लिख देता हूं, ए सबसे गरीब, फिर बी उससे बढ़िया, फिर सी, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, डी। बोलो भाई क्लियर है। सर ABCD तो लिखा ही नहीं है, लिख लो भाई, अरे इतना तो कर ही सकते हो। इसको बोलेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको बोला जाएगा सी, सी के बाद आएगा डी। क्लियर है। चलिए, तो ये एसिडिटी के बारे में जो हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं, आई इफेक्ट के। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं हम बेसिसिटी, और बेसिसिटी ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो बेसिसिटी जनरली हम जो पढ़ने वाले हैं वो NH2 ग्रुप की पढ़ते हैं, जो कि एमाइंस में आता है। किस में आता है, एमाइंस में। अब देखो, आपने बेसिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है कि सर बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं, बट वो जनरली इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक बेस होते हैं, वो आपको इधर देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। इधर बेस की डेफिनेशन क्या रहेगी, वो कंपाउंड जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोन पेयर दे रहे हैं, क्योंकि जो लोन पेयर किसको दे रहे हैं, H प्लस को ही, लोन पेयर भी किसको दे रहे हैं, H प्लस को, तो जो लोन पेयर दे रहे हैं H प्लस को, मतलब वो H प्लस एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, बात समझ में नहीं आ रही। तो कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट H प्लस और द वन विच इलेक्ट्रॉन रिच आर नोन एज बेस, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस। तो आपको सिंपल सा फंडा है, विच एक्सेप्ट H प्लस, जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो H प्लस आयन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड, सॉरी बेस। क्या बोलेंगे बेटा, बेस। जैसे मान लो ये हमारे पास RNH2, ये हमारे पास है RNH2, और इसने H प्लस, तो अब देखो क्या होगा हमारे पास,
ये भाई साहब है H+ वाले, इसके पास है H+, इस भाई साहब के पास है लोन पेयर, तो दोनों ने बात कर ली, तो ये बन गया हमारे पास RNH3+। तो क्या हुआ, इसने लोन पेयर दिए हैं, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसने H+ एक्सेप्ट किया है, तो एक ही बात है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। तो हम ऑर्गेनिक एसिड में इन ही बेस की बात करेंगे, हम ऑर्गेनिक एसिड में इन्हीं बेस की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। जैसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए क्या लिखा था हमने, HKa, वैसे ही बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए लिखेंगे हम Kb। अब ये कितना इजीली H+ एक्सेप्ट करेगा, तो अभी तो खुद से आंसर आ रहा है सर, उतना इजीली H+ एक्सेप्ट करेगा जितना कॉन्जुगेट कैटायन, या फिर सर ये बेस से रिलेटेड है तो इसको बोल दूंगा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा। भाई ये रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड जाएगी जितना ये स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर मैं Kb लिखता हूं, जैसे हमने Ka लिखा था, तो Kb आएगा हमारे पास RNH3+, और इसको हम डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, RNH2, और डिवाइड में आ गया H+। तो सिंपल सा फंडा है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो ये क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट कैटायन या फिर कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इधर लिख सकते हैं हम कि बेसिसिटी, भाई रिएक्शन फॉरवर्ड उतनी जाएगी ना जितना उसको फॉरवर्ड जाने में फायदा होगा, जितना रिएक्शन को आगे जाने में फायदा हो रहा है उतनी ज्यादा आएगी, और ये उतनी ही आगे आएगी। आगे क्यों आ रही है, क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट वाली साइड, राइट वाली साइड जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो इधर बेसिसिटी आ जाएगी हमारे पास, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बेसिसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। एक पॉइंट तो ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। क्लियर है? दूसरा क्या लिखोगे आप? दूसरा लिखेंगे सर कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, नेक्स्ट वाले पे लिखते हैं। तो बेसिसिटी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या फिर कॉन्जुगेट बेस। और कैटायन की स्टेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, कैटायन की स्टेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। कैटायन मतलब सेम वही है, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, मतलब ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास आता है कि बेसिसिटी ऑफ, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट कैटायन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। और अब इधर क्या बन गया, कैटायन बना है, तो कैटायन को कौन स्टेबल करेगा, प्लस को प्लस स्टेबल करता है, माइनस को माइनस करता है। इधर आ गया प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई। तो ये हमारे पास आ गया है। अब वैसे तो मेरे को काफी पढ़ाना था, बट बेसिसिटी के क्वेश्चंस अभी हम करवा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर 58 मिनट्स का हो गया है, तो 2 आवर से पहले हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन में दे रहा हूं थोड़े से, ठीक है? क्या है, एक तो आपको ये करना है, ये तो ना करो, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये करना है बेटा। सबसे पहले अच्छे से नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है? इसके बाद ये भी करना है, बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है बेटा? तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे बेसिसिटी के बारे में भी और रेजोनेंस के बारे में भी। तो मैं कल ट्राई करूंगा कि आई इफेक्ट पूरा हो जाए हमारा, और रेजोनेंस के बारे में भी हम बता दें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।